हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिबरलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म, उदारवाद, जिसको अक्सर आज एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के तौर पे देखा जाता है। एक ऐसी आइडियोलॉजी के तौर पे देखा जाता है जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक अहम रोल निभाता है। लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा के तौर पे देखा जाता है जहाँ राज्य इंडिविजुअल को वो सारे मौके फराहम करता है या वो सारे मौके प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपनी मेहनत के थ्रू, अपनी कैपेबिलिटीज़ के थ्रू खुद की ग्रोथ को अचीव कर सकता है। लिबरलिज्म स्टेट का इंटरफेरेंस केवल उस लेवल तक रखने की बात करता है जहाँ पर वो इंडिविजुअल्स को वो मौके दे सके, जहाँ वो खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से अपने आप को ग्रोथ कर सके, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सके। लिबरलिज्म बात करता है लोकतंत्र की, लिबरलिज्म बात करता है खुले बाजार की, लिबरलिज्म बात करता है प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलिज्म बात करता है ओपन इकोनॉमी के। लिबरलिज्म असल में अगर बात करता है, अगर देखा जाए उस तरह के सिस्टम की जहाँ स्टेट कभी भी किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर एक लिमिट से ज़्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ एक छोटी सी हद से ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। स्टेट का रोल केवल और केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहे। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से लिबरलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया जाए, इंडिविजुअल के से वो मौके ना छीने जाए जिसके थ्रू खुद का ग्रोथ कर सके या खुद को वो असर्ट कर सके। तो हम आज बात करेंगे लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में इन आईआर इन पॉलिटिकल साइंस। लिबरलिज्म की अगर बात करते हैं तो लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म को बेसिकली हमेशा प्रोग्रेस के साथ जोड़ा गया है या दिखाया गया है, खास करके पिछले 20वीं शताब्दी में। लिबरलिज्म को हमेशा लिंक्ड किया गया है कि भाई ये वो विचारधारा है जो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी लेकर आती है किस चीज़ की, विकास की, आगे बढ़ने की। लिबरलिज्म हमेशा से ये मानता है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसका नेचर बहुत अच्छा है। वो ये कहता है कि जैसे रियलिज्म कहता है कि ह्यूमन बीइंग बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, लिबरलिज्म इसका अपोजिट है। वो कहता है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो बाय नेचर बहुत अच्छा है, वो डोसाइल है और इसके साथ के साथ वो अपने नेचर को इम्प्रूव कर सकता है बिकॉज उसके पास वो रैशनैलिटी है और उसके अंदर बहुत अच्छी मॉरलिटी भी है। और इसके साथ साथ ये जो कंडीशन ये अल्टीमेटली लीड करती हैं एक सोसाइटी के डेवलपमेंट को। लिबरलिज्म का ये मानना है ह्यूमन बीइंग जो है बाय नेचर बहुत प्रोग्रेसिव है, बाय नेचर वो पीसफुल है, बाय नेचर उसके अंदर मॉरलिटी है। हाँ, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो उसे कहीं ना कहीं फोर्स कर देता है उस मोरालिटी को छोड़ने के लिए। तो अगर हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ऐसा बना दें जहाँ स्टेट या सोसाइटी उस आदमी को वो मौके दे जिसके तहत वो फ्रीली अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, तो वो एक प्रोग्रेसिव आदमी के तौर पे ही निकलेगा और सोसाइटी हमेशा पीस और प्रोग्रेस की ओर बढ़ेगी। लिबरल्स का ये मानना है कि जिस तरह से इंसानों के बीच में जो हारमोनी होती है वो इंटरेस्ट बेस होती है कि भाई मतलब इनका ये मानना है कि समाज का विकास तभी हो सकता है जब इंसानों के बीच में हारमोनी हो, क्योंकि सबकी इंटरेस्ट सेम है, एक जने का विकास दूसरे जने के विकास से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए उनका ये मानना है कि देखिए ये जो डिपेंडेंसी है हारमोनी की बिटवीन इंडिविजुअल्स, इससे सोसाइटी में प्रोग्रेस होता है। सिमिलरली जो स्टेट्स हैं ये भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट, बिकॉज ह्यूमन बींग जो है यही तो जो है वो बेस यूनिट है स्टेट बनाने की। तो आप समझो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो स्टेट है वो भी ह्यूमन बींग से बना। जिस तरह से ह्यूमन बाय नेचर अच्छे हैं तो स्टेट भी बाय नेचर अच्छे हैं। तो अगर आप स्टेट्स को ऐसे मौके दें जहां वो पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट कर सके तो सोसाइटी में प्रोग्रेस और पीस और स्टेबिलिटी ही आएगा ग्लोबल सोसाइटी के अंदर। उनका लिबरल्स का ये मानना है कि वॉर और जो एग्रेशन है ना, ये इन्हें हटाया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है स्टेट्स के कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू। वो कहते हैं जब स्टेट्स दुनिया में ग्लोबल लेवल पे कलेक्टिव एक फर्म फर्म बिलीफ के साथ एक साथ आते हैं और वो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं जिनसे थ्रू वॉर और जो हम कह सकते हैं वॉर और अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, तो बिकॉज उनका ये मानना है स्टेट्स भी अंदर से पॉजिटिव है, तो एक चांस उठता है कि हाँ, स्टेट्स एक बेहतर वे में इंटरेक्ट करते हुए ग्लोबल पीस के लिए काम कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि देखिए जो ह्यूमन फ्रीडम है जिसके थ्रू ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी किसी सोसाइटी में आ सकती है, वो केवल और केवल डेमोक्रेसी से आ सकती है और मार्केट इकोनॉमी से आ सकती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी से। ऐसा क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जो एक इंडिविजुअल को मौके देती है जहाँ पे वो खुद के हित के लिए काम करे, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए काम करे। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं मार्केट कैपिटलिज्म की, तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म आपको एक फ्री कंपटीशन का मौका देता है जहां आप अपने बेनिफिट के लिए, आप अपनी बेहतरी के लिए काम करते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हुए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ ये आप समझें, इनका मतलब फोकस जो है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट और फ्री मार्केट इकोनॉमी पे होता है। लिबरलिज्म हमेशा उसको सपोर्ट करती है। डोयल ने कहा था कि जो भाई लिबरलिज्म ये मानती है कि हर आदमी इक्वल है। जो डोयल हैं जो लिबरलिज्म के काफ़ी बड़े प्रोपोनेंट है, हमेशा कहते हैं कि सारे इंडिविजुअल जो है वो जुडिशली इक्वल है। फिजिकली दिक्कतें हो सकती हैं, इकोनॉमिकली उनमें डिफरेंस हो सकता है, सोशल स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, बट इन आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ एवरी ह्यूमन एवरी सिटीजन इज इक्वल। इसके सिवाय उनके मानना है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जो सरकारें हैं, जो कानून बनाने की जो संस्थाएं हैं, उनके पास कानून बनाने का अधिकार केवल केवल उसी सीमारत में है जब उनको सिटीजन्स ने वो अधिकार दिए। जो उनकी ताकत है वो सिटीजन से निकली हुई, पहली बात। और साथ के साथ जो
किसी भी हालत में कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी भी आदमी के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं या बेसिक फंडामेंटल राइट्स है बीइंग अ सिटीजन, उसे ओवर पावर्ड करें या उसको सप्रेस करें। इसके सिवाय जो फोकस है लिबरलिज्म का वो फ्री मार्केट इकोनॉमी पे है, कैपिटलिज्म पे है, तो इसका मतलब वो राइट टू प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करेगा। लिबरलिज्म साफ साफ कहता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वन ऑफ द मोस्ट की कंपोनेंट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। और लिबरलिज्म का साफ साफ मानना है कि भैया जो लिबर्टी की जो आज़ादी है वो राइट टू प्रॉपर्टी दिखाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अक्यूमुलेट करें, आप प्रॉपर्टी क्रिएट करें। सिमिलरली लिबरलिज्म कहता है कि सोसाइटी में डेवलपमेंट केवल कैपिटलिज्म और केवल लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी से हो सकता है। इसका जो फोकस है, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो लिबरलिज्म की, वो क्या है? वो इंडिविजुअलिज्म है, यानी आदमी के पास अधिकार, आदमी अपने हित सोच सकता है, नहीं सोच सकता। टॉलरेंस है, आप अलग अलग विचारधाराओं को सहनशीलता से समझें। फ्रीडम है, आज़ादी है, स्टेट एक लिमिट से ज़्यादा किसी की आज़ादी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधान के थ्रू चलने वाला राष्ट्र है। आप एक अनार्किस्ट एरिया में स्टेट में बात नहीं कर सकते लिबरलिज्म की। ये उल्टा है कंजर्वेटिज्म के, जो रियलिज्म की बात करता था, जिसके अंदर स्टेट किसी भी आदमी की इंडिविजुअल फ्रीडम को कंट्रोल या कर्टल कर सकता था स्टेबिलिटी के लिए। जैसे हमने बात की थी, आपको याद होगा, रियलिज्म कहता है कि स्टेट पैरामाउंट और स्टेट कुछ भी कर सकता है स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए। लिबरलिज्म ऐसा कहता है नहीं, इंडिविजुअल जो है वो पैरामाउंट है, स्टेट सबॉर्डिनेट है, बिकॉज स्टेट इंडिविजुअल्स ने बनाया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो स्टेट एक लिमिट से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके सिवाय अगर बात करें तो एक बहुत मजबूत लिंक है लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल है, जो इकोनॉमिकल है, और एज एन इंटरनेशनल थ्योरी। ठीक है, कैसे? अगर हम बात करें पॉलिटिकल इकोनॉमी की, पॉलिटिकल थ्योरी के तौर पर लिबरलिज्म बात करता है फ्री इंडिविजुअलिज्म की, फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल सिस्टम की, तो बात करता है फ्री इकोनॉमी की, ग्लोबल इकोनॉमी की, कैपिटलिज्म की। अगर हम आईआर की बात करते हैं तो ये बात करता है ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की, बैकनिंग ऑफ स्टेट की, ये बात करता है ग्लोबल इंटरेक्शन की, ये बात करता है राइजिंग रोल्स ऑफ एमएनसीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये आपस में लिंक्ड है, बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट को कहीं ना कहीं एक हद तक पीछे धकेलते हुए इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, और आप कह सकते हैं अलग अलग जो प्लेयर्स हैं सोसाइटी के, चाहे एमएनसीज, टीएनसीज, इंडिविजुअल, उनको एक आगे पुश देता है। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट जो थी, इसका अगर आप फाउंडेशन देखें तो ये इसकी शुरुआत होती है जो ओरिजिन ऑफ ऑप्टिमिज्म, जो 18वीं शताब्दी का दौर था, जिसको हम सेंचुरी ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, जहाँ पे ये सब थ्योरीज उठकर आती हैं लिबरलिज्म की, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, लिबर्टी। इसके बाद 19वीं सेंचुरी का जो था वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का था, जब आपका, मैं कहूँगा, इंपीरियलिज्म के दौर के अंदर आपके राइज ऑफ एमएनसीज, टीएनसीज होता है, ग्लोबल इकोनॉमी आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करती है, कैपिटलिज्म का राइज होता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। तो ये उसका सेकंड फेज था। और थर्ड फेज जो विल्सनियन आइडलिज्म, जो वुड्रो विल्सन यूएस के प्रेसिडेंट थे, इनके नाम पर इसको कहा जाता है, जो लीग ऑफ नेशन का दौर था, जिसमें ये देखा गया कि वॉर इसलिए हुई कि स्टेट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उनका लॉजिक है कि अगर स्टेट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वॉर कभी होगी ही नहीं। तो ये बात करते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट स्टेट की एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड थ्रू पीसफुल मीन्स, डायलॉग्स ऑन आर्बिट्रेशन के थ्रू। ठीक है, जो इनलाइटमेंट का दौर था वो ये मानता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रैशनल है, पर सिस्टम फॉल्टी। सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे ये सीक्रेट ट्रीटीज़ हैं, जहाँ पे पावर की लस्ट है, जिसके कारण वॉर्स होते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग तो पीस ही चाहता है, ह्यूमन बीइंग तो प्रोग्रेस ही चाहता है। कोर आइडियाज़ जो हैं वो बेसिकली हम देखें तो इमैनुअल कांट और जेरेमी बेंथम जैसे थिंकर्स के थ्रू से निकल कर आते हैं। कांट का जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का, वो ये कहते हैं कि हर स्टेट जो है ना, उससे पहले वो तो रिपब्लिकन होना चाहिए। अगर आपको रियल लिबरलिज्म चाहिए तो स्टेट रिपब्लिकन होना चाहिए, बिकॉज जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स होते हैं वो कभी भी लिबरलिज्म की ओर नहीं जा सकते, बिकॉज वहाँ रूलर का मेन एम जनता की भलाई या एक सोसाइटी को डेवलप करना नहीं होता, उसका मेन एम खुद की पावर को सेंटर्ड करना होता है। इसके सिवाय सिटीजन्स का से होना चाहिए वॉर को डिक्लेयर करने। वो कहते हैं वॉर आप जो राजा डिक्लेयर करते हैं, जो जनरली डिक्टेटोरियल रिजीम्स में होता है, वो कैसे डेमोक्रेटिक हो सकता है? सफ़र जनता कर रही है, जनता ही वो है जो वॉर का सबका प्रेशर झेल रही, तो वॉर के डिक्लेरेशन में जनता का भी एक अहम रोल होना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट उनकी नज़र में ये था कि हर नेशन के पास ये ज़रूरी होना चाहिए कि वॉर रोकने के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट की वो बात करते हैं, जहाँ सारे स्टेट्स कुछ कलेक्टिवली अपनी कुछ पावर सरेंडर करते हैं, ग्लोबल सिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे वो पीस के हिसाब से चले, वो सेट कन्वेंशन के हिसाब से चले, ताकि कोई जना भी उन कन्वेंशंस को बाईपास करते हुए अनस्टेबिलिटी ना लेकर आए सिस्टम के अंदर। इसके सिवाय अगर वो बात करते हैं यूनिवर्सल कम्युनिटी की, वो कहते हैं कि यूनिवर्सल कम्युनिटी जो ह्यूमन बींग्स है, जब इनके बीच में ग्लोबल इंटरेक्शन है, जब ये पीसफुल है, तो नेशन स्टेट्स क्यों नहीं पीसफुल हो सकते? आईआर की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझे। वो कहते हैं स्टेट्स जो हैं इन्हें भी पीसफुली बैठना चाहिए। ये बात करते हैं सपोर्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स को, जो आगे चल के यूएन और लीग ऑफ नेशंस के तौर पे दिखता है। ये बात करते हैं ग्लोबल इंटरेक्शन के बीच में, जहाँ नेशन स्टेट्स इक्वल फुटिंग से बैठ के आपस में इंटरेक्शन करें। कांट की अगर बात करें, कांट बात करते थे कि भैया देखिए, दुनिया में ग्लोबल एनार्की है, सिस्टम पूरा ऐसा एनार्किक सिस्टम है जिसके अंदर हर एक कोई किसी को दबाना चाहता है। इसका केवल एक ही तरीका है कि आपको अगर राष्ट्रों को काबू में करना है, अगर आपको राष्ट्रों को स्थिर करना है, तो आपके लिए ज़रूरत है ग्लोबल फेडरलिज्म की, जहाँ स्टेट्स आपस में पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हुए एक स्टेबल सोसाइटी बनाए। जेरेमी बात करती है कि जेरेमी बेंथम इसमें कहते हैं कि जो पावर ऑफ लॉ है ना,
ये सबसे ताकतवर है वॉर्स को सुलझाने में। आप इंटरनेशनल लॉज ऐसे बनाए जिनको बाईपास स्टेट ना कर पाए, इन पे गारंटीज हों स्टेट्स की, जहाँ वो प्रॉपर वे में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बातचीत करते हुए वॉर को सॉर्ट आउट करें। उनका मानना था कि वो बिलीव करते थे जो ग्रेटेस्ट गुड जो है अचीव करना किसी भी एक का मेन गोल होता है। मीन्स उनका मानना था द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये मेन पैरामाउंट उनका प्रिंसिपल था कि आप ऐसे फैसले ले जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करें। और यही इंटरनेशनल रिलेशंस और लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। लिबरलिज्म कहता है कि आपको ऐसी फॉरेन पॉलिसी या आपको ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़ायदा हो। फ़ायदा से मेरा मतलब ये नहीं इकोनॉमिकल फ़ायदा, उनको आज़ादी हो, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, उनको बेहतर लिविंग कंडीशन मिले, कुछ भी हो सकता है। तो रैशनल ऑफ जो एनलाइटमेंट था बेसिकली जो 19वीं सेंचुरी के लिबरलिज्म से निकला वो क्या था, ये प्रेफरेंस देता था डेमोक्रेसी को ऊपर एरिस्टोक्रेसी के, बिकॉज उसका मानना था कि एरिस्टोक्रेसी में कभी इंडिविजुअल आदमी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पर प्रिविलेज सोसाइटी है। इसके साथ वो बात करता था फ्री ट्रेड की, ये प्रेफरेंस देता था नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ एफिशिएंसी से ऊपर। 19वीं शताब्दी के दौर के आते थे ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है। इसके पहले का दौर ऐसा था कि जब राष्ट्र खुद के अंदर केवल सेल्फ एफिशिएंसी पे फोकस रखते थे, बट लिबरलिज्म का मानना था कि इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी तब आएगी जब आप दूसरों से कॉम्पीट करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी का जन्म होगा। ये सपोर्ट करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम को, जिसमें स्टेट स्ट्रक्चर कमज़ोर होना चाहिए। लिबरलिज्म साफ कहता है स्टेट का काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, किसी आदमी की पर्सनल लिबर्टी या उसकी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के अंदर इंटरफेयर करना नहीं है स्टेट का काम। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम तभी अचीव की जा सकती है जब डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। देखिए गैर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में वो साफ कहते हैं कि जो गैर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं इसमें आप इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे जो स्टेट का कोर एजेंडा है, स्टेट का कोर फोकस है वो पावर को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम केवल और केवल डेमोक्रेटिक स्टेट्स में ही सपोर्टिवली आगे बढ़ सकती है, डेमोक्रेटिक रिजीम में ही आगे बढ़ सकती है जहाँ स्टेट का इंटरफेरेंस लिमिटेड हो। ये सपोर्ट करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी को, कॉमर्स को, जिससे कि इंटरेक्शन बढ़े, ग्लोबल इंटरेक्शन बढ़े, ग्लोबल डिपेंडेंसी बढ़े। डिपेंडेंसी से पीस आएगा, बिकॉज जब आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फॉर इकोनॉमी तो आप वॉर की ओर नहीं जा सकते। अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम के बाद में अगर आप बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन की, तो ये बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है लिबरलिज्म में। वो साफ कहते हैं कि स्टेट के फैसलों में पब्लिक ओपिनियन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट से होना चाहिए जो स्टेट को गाइड करे उसकी पॉलिसीज़ में। बिना जनता की राय लिए अगर कोई पॉलिसीज़ ली जा रही हैं, मतलब स्टेट उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो गलत है। तो आप समझो फोकस जो है वो इसका कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर है, बिकॉज इनका ये मानना है कि इंडिविजुअल फ्रीडम ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्लोबल सोसाइटी में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। पब्लिक ओपिनियन एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है इनकी नज़र के अंदर सोसाइटी में गाइडिंग फैक्टर के तौर पर स्टेट के लिए। वो कहते हैं देखिए एक अच्छी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर चाहे वो फॉरेन पॉलिसी क्यों ना, उसमें पब्लिक का से होना चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटी का से होना चाहिए, जिससे वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी के तौर पर दिखे। स्टेट जो है जो स्टेट इज़ मतलब ये बात करते हैं, इनका शुरू से एक चीज़ मानेंगे कि स्टेट्स जो है इनके बीच में हार्मनी का रिलेशन हो सकता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप हो सकता है। और यहाँ समझिए यही चीज़ सेम वो कहते हैं स्टेट्स के ऊपर भी, जिस तरह से आदमियों का एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होने के कारण वो कहते हैं लिबरल की हार्मनी है दोनों के बीच, वो कहते हैं स्टेट के बीच में भी इसी तरह एक हार्मनी है और जो प्रोग्रेसिव इंटरेक्शन के थ्रू सुलझाई जा सकती है। रिचर्ड कोर्डन का कहना था फ्री ट्रेड जो है वो एक पीसफुल वर्ल्ड बनाता है। फ्री ट्रेड मतलब ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबलाइजेशन में हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, जहाँ ग्लोबल इंटरेक्शन की बात होती है, लेस गवर्नमेंट की बात होती है, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात होती है। जब आपकी इकोनॉमी एक दूसरे इंटरडिपेंडेंस है, आप एक दूसरे डिपेंडेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना इंडिया के बीच में बहुत लड़ाई, बट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के कारण कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के पीछे वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। स्क्रमिश हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर वॉर की उम्मीद कम है, बिकॉज ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है इकोनॉमी की आज के दौर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने प्रूव किया था कि पीस जो है ना इसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, नेचुरली नहीं होता। ये ग्लोबल जो सीक्रेट ट्रीटीज़ हैं ये सब एक कारण थे कहीं ना कहीं वॉर होने के, जो मिसट्रस्ट था स्टेट्स के बीच में वो एक बहुत बड़ा कारण था। तो इन चीज़ों को खत्म करना जरूरी, इसी से ग्लोबल पीस कंस्ट्रक्ट हो सकता है। यही वो दौर था जहाँ राइज ऑफ आइडियलिज्म निकलता है, कहीं ना कहीं लिबरलिज्म आइडियलिज्म लिंक है। जो आइडियलिज्म का एम्फेसिस है वो बेसिकली मोरालिटी पे है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना इसमें मोरालिटी होनी चाहिए और इसका जो मेन परपेचुअल एम होना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी होना चाहिए। वुड्रो विल्सन जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसए के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त, जो कि लीग ऑफ नेशन के फाउंडिंग प्रिंसिपल देने वाले 14 पॉइंट्स के जो लीडर थे, लेकिन सैडली अमेरिका ने कभी लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं की, उनका मानना था कि लीग ऑफ नेशन एक ग्लोबल पीस की बात कर सकता है, बिकॉज उसमें वो कॉन्सेप्ट देते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जहाँ ग्लोबल लेवल पे नेशंस आके डिसाइड करें कि हम अगले वॉर कभी होने नहीं देंगे और हमारी जो सिक्योरिटी नीड है वो कलेक्टिव होंगी, एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होंगी, जिससे ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। यही वो दौर था जिसने कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस को बढ़ावा दिया और ये अगेंस्ट था सीक्रेट डिप्लोमेसी के, ये अगेंस्ट था जो ये बैक चैनल जो छुपाई हुई डिप्लोमेसी खेली जाती है, जो एक ग्लोबल जो अलायंसेस सिस्टम बनाया जाता है उसके अगेंस्ट। वो कहते हैं ग्लोबल कलेक्टिव सिस्टम बनाएंगे तो अपने आप पीस इंश्योर होगा। न्यू लिबरलिज्म और प्लूरलिज्म कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड अप हैं। ये निकल कर आता 70वीं और 60 और 70 के दशक में, 16 जो
जो 60 का और 70 का डिकेड है उसके अंदर, ये नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल में बड़ा फोकस किया है। वो कहता है देखिए स्टेट ही केवल आईआर को डिसाइड नहीं करेंगे, वो कहते हैं आज के दौर के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स का भी उतना ही अहम रोल है। नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन आते हैं? जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईजीओज हैं, जो आईएनजीओज हैं, जैसे बड़े बड़े बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, या जो एमएनसीज हैं, पेप्सी, कोका कोला, हुंडई, होंडा, ये सब जो इंडिया के में टाटा, ये वो लोग, ये जो कंपनीज है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ग्लोबल रिलेशंस के अंदर। ऐसा मानना था न्यू लिबरल्स का। न्यू लिबरल्स का मानना है कि जो स्टेट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए अकेले स्टेट ही जरूरी नहीं एक्शन ले, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक अहम रोल निभा सकते हैं। इनका मानना था कि जो आईआर है वो केवल पुराने दौर की तरह, रियलिज्म की तरह केवल स्टेट का एक्सक्लूसिव एरेना नहीं रह गया। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनका भी राइज हुआ, अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप्स का राइज हुआ, टीएनसीज का राइज हुआ, एमएनसीज का राइज हुआ, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का राइज हुआ, आईएनजीओज का राइज हुआ, और जी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस बढ़ी इसके दौर में। इसने स्टेट्स के प्रिविलेज पोजीशन को कहीं ना कहीं चैलेंज किया। जैसे कि रियलिस्ट कहते थे स्टेट ही सब कुछ है, वो कहता है ऐसा नहीं। आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, स्टेट के सिवाय नॉन स्टेट एक्टर भी उतना रोल अहम प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। न्यू लिबरलिज्म का जो फोकस है वो इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट पे है। जब इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट होगा फ्री मार्केट इकोनॉमी से, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस की बात बढ़ेगी। उनका ये मानना है कि इससे स्टेट मजबूर होंगे शांति की ओर जाने को, जो ग्लोबल इंटरेक्शन उससे। बिकॉज कैसे, जब आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं तो आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, आपको एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। अगर आप बढ़ते हैं इससे कहीं ना कहीं एक नए चैलेंज का राइज होता है, जिसमें आप आज के दौर में ग्लोबल जो चैलेंजेस है, पहले स्टेट के चैलेंज क्या होते थे, इंटरनल इश्यूज या एक्सटर्नल वॉर का, लेकिन आज ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं। लिबरलिज्म उसकी भी बात करें, इसमें दुनिया को मिलकर काम करना होगा, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आपका एनवायरमेंटल इश्यूज है, ग्लोबल टेररिज्म है। इनके राइज से निपटने के लिए स्टेट्स को एक ग्लोबल अप्रोच अपनानी होगी और अपना रहे हैं। 90s के बाद जब यूएसएसआर का पतन होता है, इसे कहीं ना कोई लोग लिबरलिज्म की विजय के तौर पर देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो लिबरलिज्म को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती थी। जब सोवियत यूनियन का पतन होता है तो उस दौर को लिबरलिज्म के राइज के तौर पर देखा पूरे ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि जो सबसे बड़ा ओपोनेंट था उसका यूएसएसआर, वो खत्म हो गया। इसकी तारीख में नतीजा क्या निकलता है कि जो आपके जो बिल्कुल प्रो लिबरल ग्रुप्स हैं वो बचे, और कहीं ना कहीं इससे अमेरिका का राइज हुआ, लिबरलिज्म का राइज हुआ। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं सोवियत यूनियन का जो डिक्लाइन था, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को कैपिटल मार्केट के हिसाब से, लिबरल आइडियाज के हिसाब से शट डाउन करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी यहाँ से निकल कर आती है, जिसका ये मानना है कि डेमोक्रेटिक नेशंस के बीच में, देखिए वो लिबरलिज्म बात करता है डेमोक्रेसी की, और यही न्यू लिबरल कहते हैं देखिए ये डेमोक्रेटिक राइट थ्योरी की तरफ कहना है कि ज़्यादा देशों में फ्री मार्केट इकोनॉमी होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, आपका डेमोक्रेसी होगा, तो वॉर की चांसेस कम होंगे। बिकॉज आप हिस्ट्री उठा के देखें, जो रियल डेमोक्रेटिक नेशंस उनके बीच में लड़ाइयाँ अक्सर कम हुई। लड़ाई कब होती है, जब कोई डिक्टेटोरियल रिजीम या कोई एनार्किस्ट रिजीम किसी दूसरी रिजीम पर अटैक करती है। ये ज़्यादातर केसेस में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ईरान इराक वॉर है, अमेरिका इराक वॉर है, अफगान अमेरिका वॉर है, वियतनाम वर्सेस यूएस है। तो ये कहीं ना कहीं जो रियल डेमोक्रेटिक कोर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो कम लड़ती हैं आपस में एक दूसरे से। लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन आपस में लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है। ग्लोबलाइजेशन बात करता है लिंक्ड अप ऑफ इकोनॉमी की, वो बात करता है ग्लोबल इकोनॉमी की, वो बात करता है ग्लोबल इंटरेक्शन की। लिबरलिज्म उसी को सपोर्ट करता है, बिकॉज लिबरलिज्म कहता है कि जो इंटरेक्शन है इसी से ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी आएगी, इसी से सोसाइटी प्रॉस्पर होगी, इसी से कहीं ना कहीं इकोनॉमी राइज करेगी। तो लिबरलिज्म ही वो कोर आइडिया है कि ग्लोबलाइजेशन को पुश करेगा। ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ग्लोबल लिबरलिज्म को अटेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये बात करता है मिनिमल स्टेट की, सेम बात। ये बात करता है फ्री ट्रेड की, ये बात करता है ग्लोबल मार्केट की, ये बात करता है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के राइज की, ये बात करता है एपेक, सार्क, एससीओ, ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन की राइज की, जहां नेशन स्टेट्स कलेक्टिवली आकर किसी एजेंडा को सेट डाउन करके उस पर काम करके ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करें, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें। लिबरलिज्म की जो मेन काम है, और जो लिबरलिज्म कहता है, ग्लोबलाइजेशन कहता है, वो मिनिमल स्टेट है। मिनिमल स्टेट का मतलब स्टेट का जाना नहीं, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट इंडिविजुअल को वो मौके देगा जहां पर वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए आगे बढ़ सके, और अपने एक पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ काम करते हुए इंडिविजुअल को मौके दे जहां वो खुद के ग्रोथ के लिए काम करें। ये बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिक है लिबरलिज्म का भी वही है और न्यू लिबरलिज्म का भी वही है कि जो ग्लोबलाइजेशन का है कि बायस्ड है अगेंस्ट डेवलपिंग नेशंस। ये वो प्रोसेस जो डेवलप नेशन फोर्स करते हैं डेवलपिंग नेशंस के ऊपर, लेकिन जब ये जो राइज ऑफ एमएनसीज, टीएनसीज और जो ट्रांस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली ये सोवरेनिटी पर अटैक करते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फोर्स करते हैं कि जो उनके जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं या जो उनका स्टेट प्रोटेक्शनिज्म है खुद की इकोनॉमी के लिए, वो खत्म करें और ग्लोबल मार्केट में। लेकिन जब वो ग्लोबल मार्केट में आते हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं न्यू कॉलोनीज बन जाते हैं। इसी के जो जवाब में, लिबरलिज्म के जवाब में ही न्यू कॉलोनिज्म का राइज होता है, जो कहते हैं कि भाई जो डीकोलोनाइजेशन और राइज ऑफ लिबरल सोसाइटीज है ना, डेमोक्रेसी कोई रियल डेमोक्रेसी नहीं है। ग्लोबल सिस्टम आपको एक सिस्टम का गुलाम बना रहा है दोबारा से, वो आपको रियल डेमोक्रेसी और रियल पावर कभी भी नहीं लेने दे रहा। सबसे बड़ा हेजेमनी ऑफ वेस्ट, लिबरलिज्म का लीडर कौन? वेस्ट। लिबरलिज्म के सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करता? वेस्ट। ये आइडिया किसका? वेस्ट का। वेस्ट क्या कर रहा है? वेस्ट आपसे कह हमारा सिस्टम अपना है, ये भूल जाते हो कि वो सिस्टम आपके एरिया में लग सकता है या नहीं लग सकता। तो ये इसका बेसिक क्रिटिक था। कंक्लूजन, लिबरलिज्म नो डाउट एक ऐसा सिस्टम है जो बात करता है
जहाँ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को वो मौके मिले जहाँ खुद की पर्सनालिटी के लिए काम करो, साथ में ग्लोबल लेवल पे बात करता है ग्लोबल पीस और इंटरडिपेंडेंस की। लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट्स के बीच में वॉर तब नहीं होगा जब एक दूसरे के बीच में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस होगा, फ्री मार्केट और ट्रेड के थ्रू। लिबरलिज्म बात करता है कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी, पीस और स्टेबिलिटी के लिए। लिबरलिज्म का जो एक क्रिटिक मेजर ये आता है कि ये डेवलपिंग नेशंस को इग्नोर करते हुए हमेशा वेस्ट के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।